हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण सेट को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग एकदम रियल वाला क्वेश्चन जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम जो दिनांक 25/12/2022 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसी का एकदम रियल वाला प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 29/1/2017 का रियल वाला प्रश्न देखे थे। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे टेलीग्राम पर मैसेज किए कि सर प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन है आप करा दीजिए, ताकि हम लोग को एक जो है एक आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितना भी मैं आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर चल रहा है। और यह तो बिल्कुल वही रियल वाला प्रश्न जो पूछा गया है आप लोग को बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में, तो उसको भी मैं आप लोग को साथ ही साथ कराते चलूंगा, जिससे आप लोग की संपूर्ण तैयारी की जो मैं जिम्मेवारी लिया था वो बिल्कुल आप लोग को एकदम निभाते रहूंगा। ईमानदारी पूर्वक आप लोग भी इस चैनल पर अपना प्यार दिखा रहे हैं और काफी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और यही दोस्तों मेरा मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है कि जिसके चलते मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोग को नए नए वीडियो और बनाने के लिए। तो आप लोग के लिए यह जो वीडियो है, यानी कि आज का यह जो प्रैक्टिस सेट 4 आप लोगों के लिए होगा। ये आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें और 75 नए प्रश्नों को आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए, शानदार प्रश्नों की शुरुआत हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे कि क्या उस दिन के रियल क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला प्रश्न है आप लोग को कि देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। यहाँ पर देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। ऑप्शन है आप लोगों को चेन्नई, वाराणसी, विशाखापत्तनम और गोवा। यहाँ पर 4 आप लोग को ऑप्शन दिया गया है फ्रेट विलेज बनने के लिए। तो पहले आप लोग तो ये देख लीजिए कि ये फ्रेट विलेज होता क्या है। आप लोगों को यह फ्रेट विलेज का भी कंसेप्ट समझ लेना होगा कि ये फ्रेट विलेज होता क्या है। तो चलिए मैं उसको थोड़ा-सा बता ही देता हूँ। तो दोस्तों, फ्रेट विलेज में देखिए होता क्या है कि जैसे इसका पहले आप लोग आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर जो होगा ये वाराणसी होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो वाराणसी होगा। और यह जो फ्रेट विलेज का जो कांसेप्ट है दोस्तों, यह जो है इसमें बड़े-बड़े गोदाम होते बड़े-बड़े गोदाम होंगे यहाँ पर। ये फ्रेट विलेज में बड़े-बड़े गोदाम या यूँ कह लीजिए कि वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। और यह जो निर्माण है दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट जो गंगा जल परिवहन के तहत इसको फ्रेट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है वाराणसी को। फ्रेट विलेज का दोस्तों एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि यह तीनों परिवहन के साधनों से जुड़ा रहता है। यानी कि आप लोग को कह लीजिए रेल कह लीजिए, जल कह लीजिए, ठीक है ना? और आप लोग को सड़क परिवहन कह लीजिए। यानी कि परिवहन के तीनों जो संचार के जो साधन है माल ढुलाई के, उसका यह जहाँ पर एक संगम होगा ये बनारसी के। अब बनारसी में भी एग्जैक्ट आप लोग को लिए बता दे रहा हूँ, ये रामनगर जो है, रामनगर के पास एक टर्मिनल को चिन्हित किया गया है। टर्मिनल को चिन्हित किया गया है, जहाँ पर यह जो फ्रेट विलेज जो है वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना? तो इससे इस ट्रेड विलेज का जो कांसेप्ट है ये पीपीपी मॉडल पर ये लागू होता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बस सीधा आप लोग समझ लीजिए कि ये तीनों परिवहन से जुड़ा रहेगा। वहाँ पर बड़े-बड़े गोदाम और वेयर हाउस बनाए जाएँगे, ताकि वो अपने देश को और आगे बढ़ाने में मदद करे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है आप लोगों को कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रारंभ की गई योजना है, यानी कि अपने भारत देश को दोस्तों, यह विनिर्माण मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है ना? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इसका अंग्रेजी हो जाता है विनिर्माण का। तो मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना, यानी कि नए-नए चीज़ों को खोज करना, नए-नए चीज़ों को बनाने के लिए किस योजना की प्रारंभ की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना जो है, इस योजना का नाम है मेक इन इंडिया, ठीक है ना?
इस योजना का जो नाम है ये मेक इन इंडिया जो है। तो दोस्तों यह जो है मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस योजना को, भारत को एक हब बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा। अब कभी-कभी ये पूछ लेता है कि मेक इन इंडिया का अगर डेट पूछ ले कि यह जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई, तो चलिए मैं थोड़ा-सा उसको भी बता देता हूँ। चूँकि आप लोग जो है, आप लोग को 75 प्रश्न इसी वीडियो में कराना है और यह जो 25/12/2020 का जो मेंस एग्जाम हुआ था बीएसएससी इंटर लेवल का, उसका जो यह प्रश्न है, हूबहू वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप लोग 75 प्रश्नों को देखकर ही वीडियो को जाइएगा। बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, एकदम लगातार देखते रहिए और इस प्रश्नों को मैं एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ। तो मेक इन इंडिया का जो शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को ये हुआ मेक इन इंडिया, ठीक है ना? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। एक इससे और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेक इन इंडिया से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं चलिए उसको भी बता ही दे रहा हूँ। अगर उसका प्रतीक पूछ लिया जाता है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है, देखिएगा वहां पर जो है सिंह का प्रतीक होता है ये। मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है वो सिंह का प्रतीक है। और 25 सितंबर 2014 को यह जो है मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत इस योजना के लिए किया गया था, ठीक है ना? और यही इतना बस समझ जाइए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को यहाँ पर, प्रश्न 3 है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? ये कौन सी है? ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस प्रश्न को आप लोग देखिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि आप लोग जब मैं प्रश्न करा रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मेरे साथ साथ उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग 3 का जो सही होगा उसको ऑप्शन में 3 का आप लोग जो सही होगा उसको लिखिएगा, उसके आगे आंसर 4 का लिखिएगा, 5 का लिखिएगा। इसी तरह आप लोग कीजिएगा और आप लोग अंतिम में काउंट करके टोटल अपना नंबर जो है इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिए। ये टोटल नंबर जब आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। और क्लास के बारे में तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, तो यह जो चारों जो ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, यह जो है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा अशगाबात जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, अशगाबात हो जाएगा। और तो अशगाबात जो हो गया ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो गई। थोड़ा 2-3 चीज जो यहाँ पर ये दिए गए हैं इनको भी थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना? ये भी परीक्षा के लिए कभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? कई बार प्रश्न जो है इससे पूछे जाए गए हैं कि ये ताशकंद की राजधानी, तो ताशकंद जो है दोस्तों ये कहाँ की राजधानी है? ये सभी राजधानी है। तो ताशकंद जो है ये उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना? ये उज़्बेकिस्तान जो देश है उसी की राजधानी जो है ये ताशकंद हो गया। फिर अबू धाबी को आप लोग देख लीजिए, तो अबू धाबी जो है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का यह राजधानी हो गया। संयुक्त अरब अमीरात का जो ये जो राजधानी हो गया ये अबू धाबी हो गया। अंकारा की अगर हम लोग बात करें तो अंकारा जो है दोस्तों यह तुर्की का राजधानी यानी टर्की का राजधानी यह जो अंकारा है, ठीक है ना? तो मैं इन चीजों को भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको भी मैंने बता दिया और आशा करता हूं कि ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोग के लिए बता रहे हैं ये आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है ये, चौथा नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? लोकसभा की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना? तो अपने भारत देश के लोकसभा में कितने हैं दोस्तों? ये कितने स्थान आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा, आप लोग देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये 84 जो है ये स्थान जो है आरक्षित है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए। तो थोड़ा अनुसूचित जाति जब हो गया तो आप लोग ये देख लीजिए कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा।
अरे भाई, यहाँ पर जब ये पूछ लिया अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जनजाति भी मैं यहाँ पर आप लोग के लिए बता रहा हूँ। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दोस्तों ये 47 जो सीट जो है ये रिजर्व है, 47 सीट जो है ये रिजर्व है, और 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है ना? तो जनजाति जाति दोनों को आप लोग को बता दिया। तो एक चीज और देख लीजिए, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट होता है कि लोकसभा में अभी वर्तमान में सदस्य यानी कि सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में 543 जो है लोकसभा में सीट है। पहले 545 होता था, जो दो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त किया जाता था, नामित किया जाता था। लेकिन यह जो संविधान का एक 104वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक है ना, मैं उसको भी लिख दे रहा हूं। मैं जो जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनती है उसको मैं सोच रहा हूं कि वहीं पर बता दूं। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा वो जो एंग्लो इंडियन समुदाय की जो अ, सदस्यों को नामित किया जाता था, उसको जनवरी 2020 में उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना? ये जनवरी 2020 में इस संविधान संशोधन के द्वारा वो दो जो सीट नामित होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो उसको खत्म कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न जो है आप लोग के लिए उपयोगी बन रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग मुझे समय दीजिए, अगर समय दीजिएगा तो दोस्तों मैं इतना शानदार तरीके से आप लोग को सारा चीज को बता दूंगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में बताना भी जो है मैं उतना उचित नहीं समझता हूँ। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न पांचवा है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। यह पोर्टो नोवो जो है किस देश की राजधानी है दोस्तों, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा, यह बेनिन का राजधानी हो जाएगा। ठीक है ना? किसका राजधानी हो जाएगा ये? बेनिन का राजधानी हो जाएगा पोर्टो नोवो। ये हो गया। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दो तीन चीज दिए हुए हैं, लाइबेरिया, अंगोला और गैबोन। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या दिल्ली पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो। तो थोड़ा सा इसकी भी राज्यों की राजधानी या देशों की राजधानी जो है, प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। तो प्रश्न जो दिया हुआ है ये लाइबेरिया जो है दोस्तों, ये लाइबेरिया, इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये लाइबेरिया देश हो गया। ठीक है ना? तो लाइबेरिया का दोस्त अगर आप लोग राजधानी को देखिएगा, ये हो जाता है मोनरोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं लिख दे रहा हूं इसको। मोनरोबिया जो है ये लाइबेरिया का राजधानी हो गया। ठीक है ना? ये अंगोला जो है, अंगोला देश हो गया, इसका राजधानी अगर हम लोग देखें तो अंगोला देश की राजधानी जो हो गया ये लुआंडा हो जाता है। और गैबोन जो है, गैबोन का ये अगर राजधानी की बात करें तो लिब्रे बिल्ले जो है, लिब्रे बिल्ले जो है ये गैबोन का राजधानी हो गया। और यह बेनिन तो कोटोनोवा की देश की राजधानी है, ये बेनिन जो प्रश्न पूछा जा रहा था। तो चलिए इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6 है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। ये पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह मलाला यूसुफजई के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। इसके द्वारा, ये मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और दोस्तों यह मूलतः पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है ना? ये पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है? सामाजिक कार्यकर्ता है। और दोस्तों इनको इन्हीं क्षेत्र में, इनको मलाला यूसुफजई को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है ना? किस क्षेत्र में इनको मिला है दोस्तों? तो ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में जो है इनको सम्मानित किया गया था। और बहुत ही कम उम्र की ये उस समय थी, यानी कि मात्र 17 वर्ष की। और उस समय 2014 में ये सबसे कम उम्र की ऐसी जो महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मलाला यूसुफजई को। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये
आप लोग को नोबेल का शांति पुरस्कार इसका याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बनते ही इस टाइप के प्रश्न 2014 में इनको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 7 है आप लोग के दोस्तों कि जापान का कौन सा बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये चारों ऑप्शन है, आप लोग देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, ये योकोहामा जो है, योकोहामा जो है, ये जापान का ये रेशम बंदरगाह के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये योकोहामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 8वां है। ये दोस्तों मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं, यह जो आज का प्रश्न है, हम लोग 25 दिसंबर 2020 को जो प्रश्न पूछे गए थे बीएसएससी इंटर लेवल की मेंस के एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग शानदार तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को देखकर ही आप लोग वीडियो को स्किप कीजिएगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। इस प्रश्न के पास आप लोगों के पास ऑप्शन है विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन और पारादीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये विशाखापत्तनम जो है, ये सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। कौन सा, ये विशाखापत्तनम, ठीक है ना। और यह दोस्तों, यह जो है कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है विशाखापत्तनम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 9 है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यह जो है चिल्का झील जो है, यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सा है, ये चिल्का जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कभी कभी इससे प्रश्न ये पूछ लेता है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, ठीक है ना। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को ये दंडनीय अपराध घोषित किया, ठीक है ना। यह जो मुगल शासक जो हैं, कौन थे जिसने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया, ठीक है। तो इस प्रश्न के पास आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा, आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों, इस निंदा को दंडनीय अपराध जो है, ये औरंगजेब जो है, औरंगजेब के द्वारा इसको दंडनीय अपराध की सूची में डाला गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात की जा रही है दोस्तों। तो यह जो थे, ये पार्श्वनाथ जो थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। और आजकल बड़ी उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो एसएससी का ट्रेंड ले लीजिए या जो जो ट्रेंड जो आजकल क्वेश्चनों का जो है, यह काफी उटपटांग सा हो गया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में एक दो फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। अगर पार्श्वनाथ का अगर जन्म स्थल पूछे, तो दोस्तों यह वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। कहाँ पर, पार्श्वनाथ जी का जन्म जो है बनारसी में हुआ था। और इनके पिता का नाम अश्वसेन, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम, ये पिता का नाम अश्वसेन, ठीक है ना। और माता का नाम क्या लिख देंगे, माता का नाम उनका है, हाँ, वामा देवी जो है, ये माता का नाम हो गया। तो अश्वसेन और वामा देवी के पुत्र पार्श्वनाथ जी जो थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। ये अश्वसेन जो थे, एक और फैक्ट समझ लीजिएगा। अश्वसेन जो 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 थे, ये पार्श्वनाथ के पिता जो अश्वसेन थे, ये बनारसी राज के ये राजा भी थे, ठीक है ना। वाराणसी के राजा भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 12 है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया। तो दोस्तों, यह परीक्षा 2020 में आयोजित हुई थी और 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया। तो कुश्ती में किसको दिया गया दोस्तों, यह प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये विनेश फोगट जो है, ये भारतीय खिलाड़ी जो हैं, ये इन्हें कुश्ती कुश्ती में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 2020 का करंट अफेयर पूछा था, कब? जब यह परीक्षा 25/12/2020 को ये आयोजित किया गया था तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को 13 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? ठीक है ना, ये मृत ज्वालामुखी है। कौन सा दोस्तों? अगर आप लोग को मृत ज्वालामुखी पूछ दे, एक और आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, मृत पूछ दे या आप लोग को शांत ज्वालामुखी पूछ दे, दोनों बात एक ही होता है। आप लोग अगर शांत पूछ दे तो ये मत घबरा जाइए भाई हम तो पढ़े हैं मृत ज्वालामुखी, और यहाँ पर पूछा जा रहा है शांत ज्वालामुखी, दोनों एक ही कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी एक ही कहलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? इन इन ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों ये माउंट पोपा जो है दोस्तों, यह ये शांत और मृत ज्वालामुखी जो है माउंट पोपा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? यहाँ पर प्रश्न जो है मेनली जो है वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है, कौन कर सकता है दोस्तों? पंचायती की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो दोस्त यह आंसर जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा संबंधित जो राज्य होता है उसका राज्यपाल जो है यह वित्तीय आयोग का जो है ये गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? उस राज्य के, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। प्रश्न है आप लोगों को कि कोरोना रोग जो है ये कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो दोस्तों उस समय कोविड वाला टाइम चल रहा था इसलिए इस प्रश्न को पूछ दिया गया था, क्योंकि ये 25 दिसंबर 2020 का प्रश्नों को, रियल वाले प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग देखते चल रहे हैं। तो भारत के ये दोस्त, यह जो है सर्वप्रथम जो है यह केरल राज्य में जो है ये केस मिला था। सबसे पहले जो है भारत के केरल राज्य में यह केस मिला था, जिसमें एक युवती शायद वो चीन के वुहान शहर से आई थी, उसी में ये सबसे पहले पाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर कि किस संस्था ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? ये 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार कह रहा है क्योंकि ये 2020 में ये परीक्षा आयोजित हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है सही जवाब जो हो जाएगा ये विश्व खाद्य प्रोग्राम जो है ये डब्ल्यू एफ पी को दोस्तों यह 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है मिला था, ठीक है ना, विश्व खाद्य प्रोग्राम को, ठीक है। तो चलिए आप लोग को नोबेल पुरस्कार से दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आप लोग के लिए मैं 2023 के जितने नोबेल विजेता हो गए और 2022 के जितने नोबेल विजेता हो गए और नोबेल पुरस्कार से जितने भी फैक्ट बनते हैं, आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो मैं अपने चैनल पर बना दिया हूं। आप लोग अगर अभी तक नहीं विजिट किए हैं, वो वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग को कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात, इतना जबरदस्त ट्रिक के साथ बताए हैं कि आप लोग खुद ही कहिएगा कि नहीं सर बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। अगर नहीं विश्वास हो तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं सर आपके द्वारा तो गलत बता रहा था, ये ट्रिक्स अच्छा नहीं लगा। आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगेगा, आशा करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 17 है आप लोग को कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो यह 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके लिए भी मैं जितने दिन और दिवस जो हैं मनाए जाते हैं भारत में, समझ गया ना, उसके लिए एक स्पेशल जो वीडियो है मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ। तो जितने वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता हूँ, मैं यूं ही उजुल फुजुल का वीडियो नहीं आप लोग के लिए अपलोड कर देता हूँ। जिससे प्रश्न आप लोग की परीक्षाओं में बनते हैं, उन्हीं वीडियो को आप लोग के समक्ष में लाता हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोग के समक्ष लाता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। ठीक है ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पहले घटित हुआ। तो मेरे भाई यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था उस समय के लिए, इसलिए टफ था कि जब तक ये जो चारों ऑप्शन आप लोग के लिए दिए गए हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा, दांडी मार्च, गांधी इरविन क्रिप्स मिशन, ये चारों आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन किस ईस्वी में हुआ था, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन घटना पहले हुआ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यह जो है पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है दोस्तों, यह 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। दांडी मार्च की अगर बात करें हम लोग, तो दोस्तों यह 12 मार्च से लेकर, आप लोग लिख लीजिएगा, यह 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक यह चला था। दांडी मार्च जो है 5 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च चला था। 12 मार्च से शुरुआत और 5 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। 12 मार्च 1930, दोनों 1930 में ही हुआ था। ठीक है ना। गांधी इरविन समझौते की बात की जाए तो दोस्तों यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है ना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन जो है यह मार्च 1942 में भारत आया था। ठीक है ना, मार्च 1942 में भारत आया था। तो अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। अब आप लोग को प्रश्न का आंसर आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन जो है ये फरवरी 1930 में हुआ था। इसको भी देख लीजिए। ठीक है ना, तब ना पता चलेगा। फरवरी 1930 में हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इससे पहले जो घटना घटित हुई, किस घटना के पहले यह घटित हुआ, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये दांडी मार्च। ठीक है ना, ये दांडी मार्च जो घटना जो है ये 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला। लेकिन इससे ठीक पहले ये फरवरी 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का घटना घटित हुआ था। तो डेट के साथ मैंने आप लोग को डेट और मंथ के साथ इसीलिए बताया ताकि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ जाइएगा। ये सन सिर्फ बताते तो यहाँ पर गड़बड़ा जाता आप लोग को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला और उसके ठीक पहले ये घटित हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। और ये जितने फैक्ट्स बताए हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। तो दोस्तों जिस तरह अपना देश जो है अंग्रेजों से जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसी तरह यहाँ पर पूछ रहा है कि बर्मा जो है कब ब्रिटिश जो है चंगुल से मुक्त हुआ, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा दोस्तों, यह 1948 में बर्मा को ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति मिली। ठीक है ना, कब 1948 को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता। देखिए उस समय का आईपीएल मुकाबला की बात किया जा रहा है, क्योंकि 2020 में यह प्रश्न जो मेंस का प्रश्न है और यह जो है 2019 का आईपीएल मुकाबला का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई। इस प्रश्न का जो आईपीएल मुकाबला का बात किया जा रहा है 2019 का, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह जो है ये मुंबई इंडियंस जो हो जाएगा दोस्तों, ये आईपीएल मुकाबला 2019 जीता था। तो ये तो उस समय का करंट अफेयर था। अगर 2000 आप लोग को 23 का पूछ दे, क्योंकि 2023 में भी खत्म हो गया है, आईपीएल मैच जो है 2023 में भी खत्म हो चुके हैं। और 2023 के विजेता की अगर बात करें तो यह चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके, आप लोग समझ ही रहे होंगे, सीएसके चेन्नई सुपर किंग जो है 2023 का विजेता हो गया। 2022 का अगर विजेता पूछ ले, चूंकि देखिए ये 2020 में परीक्षा आयोजित हुआ था तो 2019 का पूछा, तो अभी 2023 का चल रहा है तो हो सकता है कि 2022 का पूछ ले, या एग्जाम 2024 में होगा तो 2023 का ही पूछ ले। तो चलिए दो तीन आप लोग समझ लीजिए। 2022 में दोस्तों यह गुजरात टाइटन जीता था। ठीक है ना, जीटी का टीम। ठीक है ना, गुजरात टाइटन वही हार्दिक पांड्या वाला। ठीक है, और 2021 भी लिख दे रहे हैं, 2021 में भी सीएसके ने जीता था यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। तो 3 साल का आप लोग को मैंने बता दिया, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा पीछे का, अगर पूछना होगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 21 आप लोग को कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है? किसके जीवन के घटनाओं पर आधारित है दोस्तों? क्रिकेट कैप्टेंसी और कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक। तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह जो है सौरभ गांगुली को आप लोग, सौरभ गांगुली जो 2003 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे थे और भारत जो है ये फाइनल में जाकर मैच हार गया था दुर्भाग्यपूर्वक, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये सौरभ गांगुली से ही यह जो इन्हीं के घटनाओं पर आधारित ये पुस्तक है क्रिकेट कैप्टेंसी एवं कंट्रोवर्सी जो है सौरभ गांगुली से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 22 है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है ना, ये नाथपा झाकड़ी परियोजना की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है यह सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? ये सतलज नदी पर यह परियोजना है, ठीक है ना। अगर ये बात कर दे कि ये किस राज्य में है दोस्तों, तो यह जो परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। यह जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो हो जाएगा, सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 23 कि पाल घाट स्थित है। आप लोग को भूगोल का जो वीडियो मैंने बनाया था भूगोल वाले सेक्शन में आप लोग के लिए बहुत ही ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंबार है उसमें। तो आप लोग अगर अभी तक जितने प्लेलिस्ट आप लोग के लिए मैं बनाया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा और बहुत ही शानदार प्रश्नों को दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग की परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है ना। चूंकि चैनल अभी नया है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी कंटेंट में कहीं कमी होगी। एक पैसा की कमी, रत्ती भर का कमी नहीं होगा। और आप लोग जो पेड कोर्स पर खरीद कर पढ़ते हैं जो दोस्त, उन लोगों से बेहतर यहाँ पर आप लोगों को मटेरियल मिलेगा। तो पाल घाट स्थित है, कहाँ पर ये पाल घाट स्थित है दोस्तों? तो पाल घाट जो है ये, यह जो है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का। कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में यह जो है पाल घाट स्थित है और ये प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है, ठीक है ना। ये प्रमुख दर्रा है प्रायद्वीपीय भारत का। तो भारत का जितने भी दर्रे थे उसके बारे में जब मैंने बताया है पूरे मैप के साथ, तो उसमें ये पाल घाट, भोर घाट, ठीक है ना, तो इन सबको आप लोग को वहां पर बताया था, ठीक है। ये सबको यहाँ पर मैंने बताया था पाल घाट भोर घाट के बारे में। तो आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है आप लोग के पास कि हिमा दास जिन्होंने वर्ष 2019 के कलानेडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता है संबंधित है। तो ये हिमा दास का संबंध जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, कुश्ती से, एथलेटिक्स से या फुटबॉल से? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह जो हो जाएगा एथलेटिक्स से ये संबंधित है हिमा दास। क्या है दोस्तों? तो ये एक भारतीय धावक है, ठीक है ना, भारतीय धावक है। कौन? ये हिमा दास। इनसे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो इनको ढींग एक्सप्रेस की भी नाम से जाना जाता है। ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है किनको? हिमा दास को। मैं लिख दे रहा हूं हिमा दास को ये ढींग एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 25 है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी में से होकर बहती है? काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। यह तो मैं क्या बोलूंगा आप लोगों से, यह कितना बार क्वेश्चन ये बीपीएससी कह लें, यूपीएससी कह लें, यूपीपीएससी कह लें, बिहार एसएससी कह लें, बिहार दरोगा कह लें, बिहार पुलिस कह लें, दिल्ली पुलिस कह लें, यानी कि जितना भी एग्जाम आप लोग को मैं कह दूं सब में यह क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को प्रीवियस ईयर में। तो ये प्रश्न जो है भूगोल से काफी यह फेमस क्वेश्चन है कि भ्रंश घाटी से बहती है। तो यहाँ पर तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा, गंगा, कावेरी और कृष्णा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और एक और नदी है, एक और नदी है दोस्तों, वह कौन है दोस्तों? तो वह तो नदी का नाम हो जाएगा ये ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां हैं जो दोस्तों ये
आप लोग को भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये आप लोग को डेल्टा नहीं, ये एस्चुरी बनाती है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। और यह जो है सभी नदियों का जो है लगभग यह जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये दोनों नदी जो है दोस्तों यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये बात भी फैक्ट याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी से। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने मैं फैक्ट आप लोग को बता रहा हूँ, नर्मदा और ताप्ती जो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है ना, ये इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोनों ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 26 जो है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों यह 2020 का क्वेश्चन है, 2020 के दिसंबर तक का इसका आंसर आप लोग का आएगा। अभी वर्तमान वाले मत समझ जाइएगा, ठीक है ना, वर्तमान वाले को मत समझ जाइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त मेरे, यह जो है के सीवन जो थे, ये 2020 में, जब यह 2020 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2020 में ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष थे, यानी कि उस समय अध्यक्ष थे। क्योंकि ये प्रश्न जो है 25/12/2020 का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, 25 दिसंबर 2020 के रियल प्रश्नों को देख रहे हैं, जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम में जो लिया था बीएसएससी इंटर में, उसी का यह प्रश्न है। तो के सिवन, अगर अभी वर्तमान की बात की जाए, कि अगर इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए, ये भी आप लोग समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, 2023, ठीक है ना। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं यहाँ पर 2023, 2023। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो 2023 की बात करें, तो दोस्तों यह जो हो जाएंगे श्री एस सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ जो है दोस्तों, ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ हो गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 27 है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया है, ठीक है। ये पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया है, और आपको ये पूछा जा रहा है कि यह कौन सा सुमेलित करना है आप लोगों को, यानी कि स्कूट की सहायता से, ये जो कूट दिए हुए हैं इसी के सहायता से इसको सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको सुमेलित करके। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पहला पुस्तक देखिए कि आई डू व्हाट आई डू, ये आई डू व्हाट आई डू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोगों को एसएससी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में भी, एनटीपीसी हो, रेलवे एएलपी हो, सब में इस पुस्तक को पूछा गया है, आई डू व्हाट आई डू। यह दोस्त जो पुस्तक है, यह रघु राम राजन जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यानी कि पहला का जो है ये सी, देखिए किसमें है, तो सी इसी में है। तो पहला का सी अगर ऑप्शन मिल गया, बाकी में ऑप्शन में सी नहीं है, तो आंसर लगाने के माध्यम से तो हम लोग सी तुरंत लगा देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देख लीजिए, माई कंट्री माई लाइफ जो है दोस्तों, यह एल के अडवाणी जी के द्वारा, ठीक है, यह एल के अडवाणी यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये सभी लोग जानते हैं, इसको तो गलती आप लोग मत कीजिएगा। ये जवाहरलाल नेहरू जो है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो गए। और इम्परफेक्ट जो यह पुस्तक है, इसके लेखक दोस्त ये हो गए संजय मांजरेकर जी जो है, ये इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक हो गए। तो इस तरह आप लोग जो यह जो सी जो है इसका आंसर हो गया। आप लोग इन पुस्तकों को अवश्य देख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, यानी कि किस देश की मुद्रा है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पेसो जो है दोस्तों, यह फिलीपींस की मुद्रा है। किसकी, कौन सी देश की है, ये फिलीपींस का हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलें हम लोग। 29 कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता। तो ये अक्टूबर 2020 का बात किया जा रहा है, और यह एग्जाम जो हुआ था ये दिसंबर में हुआ था। तो उस समय जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो थे दोस्त, वह जो थे ये जेसिंडा अर्डन, अर्डन जो थे, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय। कौन थे, जेसिंडा अर्डन जो थे, वो प्रधानमंत्री थे न्यूजीलैंड के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना है।
ये कौन सी योजना है? बहुत ही फेमस योजना है दोस्तों। आप लोग बहुत सारे दोस्त इस योजना का नाम सुने होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये महिला समृद्धि योजना जो है, ये महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली यह योजना है। ठीक है ना? कौन सा? ये महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए आप लोग। थोड़ा सा देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 31 है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? ठीक है ना? 73वां संविधान संशोधन विधेयक। तो दोस्तों उस समय जो थे, कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ रहा है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो ये पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस समय, जो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जो 73वां संविधान संशोधक विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है ना? और वह जो था 73वां संविधान संशोधन जो है वही पंचायती राज व्यवस्था वाला, यह 73वां को आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, ये पंचायती राज व्यवस्था वाला वही संशोधन है। ठीक है ना? पंचायती राज व्यवस्था वाला से ये संबंधित है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 32 है कि राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा दोस्तों कौन थे? तो दोस्त ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा जो थे ये बहुत ही विख्यात चित्रकार थे। ठीक है ना? अगर इनका उल्टा पलटा अगर क्वेश्चन पूछे तो इनका जन्म पूछ दे तो यह दोस्तों, यह त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ था। त्रावणकोर जो है यह इन्हीं में इनका जन्म हुआ था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 33 है कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा दोस्त? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को अति सिंचाई जो है, ये पंजाब में भूमि क्षति का ये प्रमुख कारण है। कौन सा? ये अति सिंचाई जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 34 है। तो दोस्तों ये 34 प्रश्न पढ़ाने के पहले, आप लोग को बताने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर को कमेंट करते रहिए और टोटल मार्क्स आप लोग जरूर शेयर कीजिए। इसमें शर्माने की क्या बात है दोस्तों? नंबर जितने भी आए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है इस बार, क्योंकि आप लोग बहुत सारे दोस्त तो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन अपना नंबर शेयर नहीं करते हैं। अरे भाई उससे देखकर कोई थोड़े आपको कोई जज कर लेगा। हो सकता है अभी आपकी तैयारी जिन दोस्तों को बहुत अच्छे ना हो, वो समय तो अभी काफ़ी है, इसमें आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोग को तैयारी करा दूँगा, ताकि आप लोग को 75 में 75 वाला टारगेट मैं आप लोग के लिए लेकर चल रहा हूँ कि 75 में 75 प्रश्न आप लोग को ये जीके और जीएस से मैं करा दूँ। और साथ ही साथ मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस जो है हमारे चैनल पर चल रही है, जो कि आप लोग के द्वारा अगर विशेष डिमांड किया जाएगा तो रोज़ मैं कंटिन्यू कर दूँगा ये मैथ और रीजनिंग की क्लास को। तो चलिए इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, उस तीनों में कौन से जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था दोस्त? तो यह जो है भीमराव अंबेडकर जो है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन लोग ने भाग लिया था। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। तो एक और इसे फैक्ट आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि तीनों गोल में सम्मेलन का है, यानी कि अगर पूछ ले कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ और ये तीसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ, थोड़ा सा उसको भी आप लोग देख लीजिए। पहला की अगर बात किया जाए कि पहला गोल में सम्मेलन, तो दोस्तों यह 1930 में हुआ। दूसरा जो है 1931 में हुआ और तीसरा जो है ये 1932 में हुआ। और इन तीनों गोल मेजों में सम्मेलन में जो है ये भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इन्होंने भाग लिया था। ठीक है? तो ये याद कर लीजिएगा कि 1930 में पहला, दूसरा 31, तीसरा 32 ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। मैं जब एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं तो आप लोग एक कॉपी में नोट भी कर लीजिए। मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, आप लोग को बहुत सारे जो एग्जाम है उस सब का प्रश्नों का संग्रह को मैं अध्ययन करके तब मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाता हूं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है।
कौन सा युग्म सम्मिलित सुमिलित नहीं है दोस्तों? पहला देखिए संचालन समिति, यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा की जो समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। इनमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ये जो समिति के अध्यक्ष जो हैं वो सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखिए ऊपर से कौन कौन से हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष दे रहा है जीबी मावलंकर जी। तो ये पहला ही गलत हो गया दोस्तों। यह इस प्रश्न का पहला ही उत्तर सही हो गया कि यह युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। चूंकि यह संविधान निर्मात्री सभा में जो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, यह संचालन समिति के ये अध्यक्ष थे। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कठिनाई ना हो। राजेंद्र प्रसाद, ये जीबी मालवंकर जी थो, ये नहीं थे संचालन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी सही है। संघीय शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों समितियों के अध्यक्ष जो है ये सही सुमेलित हैं, लेकिन यह पहला संचालन समिति वाला सही सुमेलित नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ? भारतीय ध्वज संहिता की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये 2002 से ये संहिता प्रभावित में हुआ था, ठीक है ना, 2002 ईस्वी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है आप लोगों को, ये प्रश्न 37 नंबर है दो, कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न को देखने से तो एक चीज का अंदाजा लग जाता है कि आप लोगों को एक बरस पहले का, यानी कि ये 2020 का प्रश्नों को हम लोग ये अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो 2019 और 2020 से यह जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग के लिए करंट अफेयर जो है, आप लोग के लिए मैं 2000 अभी वर्तमान में 2022 और 2023 यानी कि एक साल का ये जो आप लोग का करंट अफेयर अपने चैनल पर मैं 8 पार्ट में आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ। मोर देन आप लोगों को 500 प्रश्नों का संग्रह जो है बहुत ही शानदार तरीके से करंट अफेयर को मैंने आप लोग के लिए बताया है। तो आप लोग करंट अफेयर के सेक्शन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जितने भी वीडियो हैं आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही जबरदस्त वो चीज लगेगा। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा? उस समय दोस्तों ये राजेंद्र कुमार जोशी जी जो हैं, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया था, 2019 में राजेंद्र कुमार जोशी जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 38 है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है दोस्तों? यह जो है समुद्र तट कहाँ है? तो ये मैरीना बीच जो है, ये भारत में सबसे लंबा समुद्र तट बीच जो है यह है। और ये कहाँ है मैरीना बीच? तो दोस्तों यह चेन्नई यानी कि टीएन तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है वहीं पर ये मैरीना बीच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चूंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, मैं आप लोग को 75 प्रश्न इसमें डिस्कस कराना है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, आप लोग के लिए ही लग रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग देखते रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेने से क्या हो जाता है कि डाउट पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग के लिए बता रहा हूँ इसीलिए यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है। प्रश्न 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ये कौन सा समिति है दोस्त जिसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन? तो दोस्तों यह जो ऑप्शन आप लोग को है यहाँ पर, लोक लेखा समिति जो है, ये पहला ही ऑप्शन जो है, इसको इन दोनों समितियों को जुड़वा बहन कहते हैं, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। तो ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर इससे दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, 22 सदस्य होते हैं।
अगर इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा तो 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा द्वारा, ये लोकसभा के होते हैं 15, और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। 15 लोकसभा से और ये 7 जो है राज्यसभा से। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं रुकिए इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये 15 जो है लोकसभा हो गया, ठीक है, और 7 जो है ये राज्यसभा। तो इसी के द्वारा इन लोग को मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना, ये लोक लेखा समिति को। आप लोग को ऑप्शन में ये बताना है, आप लोग को ऑप्शन बोल रहे हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्राक्कलन समिति में जो कितने ये सदस्य होते हैं। जिस तरह लोक लेखा समिति में मैंने 22 सदस्यों को बताया, आप लोग को कमेंट बॉक्स में प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आप लोग को देख रहा हूँ कि आप लोग कितने दोस्त जो हैं वो अंत तक वीडियो देखते हैं, इससे ही पता चलेगा। जो लोग यहाँ तक देखे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा पॉज कर लें इस वीडियो को, और आप लोग अवश्य इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अगर बात की जाए तो दोस्तों यह किसने अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ किया था। तो दोस्त ये लॉर्ड मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले को दोस्तों यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। किसे? लॉर्ड मैकाले को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 41 है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं दोस्तों। यह इकोनॉमिक्स का काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये व्यवसाय चक्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को ये व्यवसाय चक्र ही कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा वहां पर कोयले के भंडार है। ऑप्शन है आप लोग को ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। तो दोस्तों ऑप्शन आप लोग को चारों मैंने बता दिया कि ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दामोदर घाटी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा कोयला भंडार से समृद्ध जो है, ये समृद्ध इनरिच कहिए इसको, ये दामोदर घाटी है। अगर पूछ ले कि यहाँ पर कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं तो दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा बोकारो, ठीक है ना, ये बोकारो, लोग को मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, बोकारो, ठीक है ना, झरिया, रामगढ़, ये काफी फेमस जो है ये दामोदर घाटी निगम के ये कोयला भंडार हैं। तो बोकारो, झरिया, रामगढ़, चंद्रपुरा भी कह लीजिए, चंद्रपुरा में भी काफी कोयलों को आप लोग को इनरिच वहां पर भंडार है, ठीक है। चंद्रपुरा लिख मैं दे रहा हूँ, चंद्रपुरा, ये सब दामोदर घाटी के अंतर्गत आते हैं ये क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 43 कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। ये भूमध्यवर्ती क्षेत्रों के गहन वाष्पन के लिए होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, आप लोग को बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त ये संवहनी वर्षा जो है ये भूमध्यवर्तीय क्षेत्रों में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 44 है कि वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने का प्रभाव क्या पड़ा। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के अत्यधिक मूल्य गिर जाने का क्या प्रभाव पड़ा, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका प्रभाव जो पड़ा वो महामंदी पर पड़ता है, ठीक है ना, ये महामंदी पर, ये द्वितीय विश्व युद्ध और इराक के अमेरिका का आक्रमण, इन सब से इसका कोई ताल्लुकात जो है ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 45 है, ये देखिए गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। देखिए ये प्रश्न मैं ठीक आप लोग को
ये प्रैक्टिस सेट 1 में कराया था कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है यह दोस्तों, यह हिंद और यूनानी दो, आप लोगों का दो कलाओं का यह संयोजन है, ये गंधार कला, हिंद और यूनानी, ये सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 46 है आप लोगों को कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो चोटी है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है दोस्तों नंदा देवी, तो ये उत्तराखंड में है। आप लोग को मैं थोड़ा सा अब डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है और आप लोग को 75 प्रश्न कराना है मुझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 47 है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। यहाँ पर सूर्योदय उद्योग की बात की जा रही है दोस्तों। तो सूर्योदय जो उद्योग जो है ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है इसी को सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी को। ठीक है ना, सूर्योदय उद्योग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 48 है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति पूछ रहा है भारत में। तो दोस्तों ये भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, कौन करते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए। और यह जो वित्त आयोग जो है दोस्तों, अगर वित्त आयोग को पूछ दे वित्त आयोग का जो बात जो है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो दोस्तों वित्त आयोग को अनुच्छेद 200 अंतर्गत 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की बातें जो हैं ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है। ठीक है ना, कहाँ पर की गई है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो कभी ये प्रश्न पूछ ले कि वित्त आयोग का गठन जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो ये 280 हो जाएगा। और किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। और ये 5 वर्षों के लिए होता है लगभग। ठीक है ना, लगभग नहीं, पूरे एग्जैक्ट 5 वर्ष कहिए, 5 वर्ष में लगभग झूठ मूठ को बोल रहा था। ये 5 वर्षों के लिए ये गठन होता है वित्त आयोग का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप लोगों को है दोस्तों यहाँ पर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तुरंत उसको पुलित्जर पुरस्कार जो है ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन जो है, ये पुलित्जर पुरस्कार जो है यह इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 ईस्वी से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, अगर ये पुरस्कार को बात किया जाए कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, प्रश्न जो देखिए दोस्तों, आजकल जो प्रश्न का ट्रेंडिंग चल रहा है कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ दे रहा है। सीधे तौर तरीके पर तो आजकल बात बन ही नहीं रहा है। स्पेशली सीजीएल की बात की जाए, एसएसए के द्वारा उटपटांग प्रश्नों को पूछने की आदत की जो परंपरा है वो काफी निकल पड़ी है, काफी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पुलित्जर पुरस्कार को बात किया जाए कि ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसको दिया जाता है। यह आधा ल है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से लिख दूं। यह कोलंबिया कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को 50, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। जी यहाँ पर देखिए दो प्रश्न आप लोग को यहाँ पर बन जा रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये अलीगढ़ में स्थित है। और इसके प्रथम कुलपति के बारे में बात की जा रही है कि प्रथम कुलपति कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह प्रथम कुलपति की अगर बात करें तो यह जो हो जाएगा ये हाकिम अजमल खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये हाकिम अजमल खां जो है ये प्रथम इसके कुलपति थे।
लेकिन अगर बात किया जाए कि दोस्तों यह हाकिम अजमल खान तो हम लोग देख लिए, ठीक है। ये ये तो हाकिम अजमल खां हम लोग देख लिए, ये कुलपति हो गए। लेकिन इससे एक और प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछता है कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है, ये अलीगढ़ में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा किया गया था। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1875 ईस्वी में, और 1875 ईस्वी में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखिए आप लोग को यहाँ से साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया। आप लोग को 51 क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? तो ये लोहे के 4 अयस्क दिए हुए हैं, इन चारों में से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कौन सा होता है, यह प्रश्न का डिमांड है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, आप लोगों को, आप लोग पढ़े होंगे कि लोहे का निष्कर्षण जो मैग्नेटाइट के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें सर्वोत्तम गुण जो होते हैं लौह के होते हैं, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? ये मैग्नेटाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 52 है आप लोग को कि निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? ये जीवाश्मी ईंधन की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ये परमाणु ऊर्जा जो हो जाएगा, ये जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, बल्कि ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 53 है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? ये मोनाजाइट रेत की बात की जा रही है मेरे भाई। तो मोनाजाइट जो रेत रेत से जो प्राप्त होता है खनिज जो है, वह जो है ये थोरियम होता है। थोरियम का जो है यह मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, थोरियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 54 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? ये प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है। अगर अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस दे दे, सिंथेसिस दे दे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस दोनों एक ही बात होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन किसके द्वारा किस कारण से विमोचित होती है, यह प्रश्न का डिमांड है। तो दोस्तों जब जल का प्रकाश अपघटन होता है, तो उसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन विमोचन होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? जल का प्रकाश अपघटन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 55 है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम है, यानी कि इसमें से कौन सा क्रियाशील तत्व जो है ये घटता हुआ क्रम जो है फॉलो किया हुआ है चारों ऑप्शनों में से? तो दोस्तों मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आप लोगों को आयरन हो गया और निकेल हो गया। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब जो है आप लोग को ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कैल्शियम क्रियाशीलता जो है सबसे अधिक होता है, उसके उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम ये लोहा का, और सबसे कम जो है ये निकेल का होता है। तो ये घटते क्रम में जो है यहाँ पर चार जो दिए हुए हैं धातु, ये इन लोगों का क्रियाशीलता जो है ये ऑप्शन 4 जो है इसका डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 56 है कि डाइक्लोरोवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? ये दोस्तों आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 20/12/2020 में जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। ये 20/12 कह रहे हैं, सॉरी ये 25/12 के बीएसएससी इंटर लेवल की मेंस की परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आज ये जो प्रश्न है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है कोई जरूरी नहीं है कि उस समय जो पूछा अब नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। रिपीट प्रश्न तो
ट्रेंड है बिहार में पूछने का, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गया है, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा के अंदर ही समाप्त कर दूं। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए, 1 घंटा के अंदर तो समाप्त नहीं हो पाया। चलिए देखिए फिर भी आप लोग को ये डाइक्लोरोवास और साइपर मेथिलीन और कार्बन डाइजीन जो है ये थक्का रोधी दवा है। ये कौन सा दवा है दोस्तों? ये थक्का रोधी दवा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 57 है आप लोग को कि जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53, 1.63 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट वाला बात आ गया। अब यहाँ कहिएगा कि कैसे मैं आप लोग को छोड़कर चला जाऊं, तो चलिए मैं आप लोग को वो कंसेप्ट को बता दे रहा हूँ कि वो कंसेप्ट होता है, आप लोग जो फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एक कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक और प्रकाश की गति, अपवर्तनांक और प्रकाश की गति जो होता है यह आपस में एक विपरीत समानुपाती होता है। ये क्या होता है? विपरीत समानुपाती होता है, या आप लोग कह लीजिए कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बात एक ही हुआ। कौन? अपवर्तनांक और प्रकाश की गति। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति जो है कम होगी, और जिसमें कम होगी उसमें सबसे प्रकाश की गति ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है? तभी ना उसका गति न्यूनतम होगा दोस्त, क्योंकि एक दूसरे का अपवर्तनांक और प्रकाश की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड का है क्रमशः जो है 1.63 अपवर्तनांक है। तो इसी में दोस्तों प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी, इसलिए प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। देखिए कितने शानदार तरीके से हम लोग इस प्रश्न को समझ गए कंसेप्ट के माध्यम से। तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी मैं कहीं कहीं दे रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग के लिए ही मैं दे रहा हूँ। आप लोग बस वीडियो पर बने रहिए और अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 58 है कि निम्नलिखित में से कौन ओम चालक है? ओम चालक कौन सा है? तो दोस्तों ओम चालक का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो जो चालक जो होते हैं दोस्तों, वैसे चालक जो ओम के नियम को पालन करते हैं, वैसे चालक मैं लिख दे रहा हूं, वैसे चालक जो ओम का नियम फॉलो करते हैं, जो ओम का नियम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, वही क्या कहलाते हैं? ओम चालक कहलाते हैं। और दोस्तों यह चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से ओम चालक कौन सा हो जाएगा जो ओम का नियम पालन करता है? तो दोस्तों यह सिल्वर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये जर्मेनियम सिलिकॉन तो जो सेमीकंडक्टर ये तो बिल्कुल होगा नहीं, कार्बन भी नहीं होगा। तो ओम चालक में ये सिल्वर हो जाता है। और अगर पूछ ले कभी, अगर ऑप्शन चेंज कर दे तो तांबा भी हो जाता है, इसमें एल्युमिनियम भी हो जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम भी हो जाता है और सोना भी हो जाता है, यानी गोल्ड भी हो जाता है। ये सब जो है ओम चालक में आते हैं। ये ओम चालक को ओम के नियमों को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 59 है आप लोग को कि अनैच्छिक क्रियाएं जो है जैसे रक्तदाब और लार आना केंद्र में पाए जाते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाओं का आप लोग कहिए कि कंट्रोल कहाँ से होता है? इस प्रश्न का डिमांड यही है, ये डायरेक्टली यही पूछ रहा है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर और लार आना का केंद्र कहाँ पाया जाता है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यह पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर? पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 को देखेंगे हम लोग। 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? वायु के द्रवीकरण के लिए कौन सा इसमें आदर्श आदर्श है दोस्तों? तो दोस्त यह दाब बढ़ना और तापमान घटना जो है यह वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तभी ना दाब घटाइएगा और दाब बढ़ाइएगा और ताप को घटाइएगा तो वायु जो है ये द्रवीकरण हो जाएगा, और यही स्थिति आदर्श है, ठीक है ना। दाब को बढ़ाएंगे और तापमान को घटाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 61 है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त मेरे यूरिया का उपयोग तो आप लोग तुरंत मार दीजिएगा, काफी क्वेश्चन इजी हो गया कि उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन जो इजी नहीं है वो कभी कभी रासायनिक, कभी क्या, बहुत बार प्रश्न पूछ दिया जाता है साइंस में कि यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए। तो दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CH4
N2O जो हो जाएगा, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी को यूरिया कहते हैं, CH4N2O को यूरिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। दोस्तों आप लोग को यह जो वीडियो है कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 62 है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। ये गैर नवीकरणीय की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों ऊर्जा का दो ही स्रोत होता है, एक आप लोग स्रोत जो आता है नवीकरणीय में आता है, एक आता है अनवीकरणीय कह लीजिए, या इसी को गैर नवीकरणीय कहा जाता है, ठीक है ना, गैर नवीकरणीय, ठीक है। यानी कि आप लोग को यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा अनवीकरणीय है, यानी कि गैर नवीकरणीय आप लोग कहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये कोयला हो जाएगा। क्योंकि देखिए गैर नवीकरणीय जो होता है वो कहलाता है दोस्त जिसका संसाधन जो है पृथ्वी पर फिक्स होता है, इसका भंडार जो है फिक्स है। क्योंकि कोयला का भंडार फिक्स है और इसका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता है कोई प्रोसेस लगाकर, तो इसी को हम लोग गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं ऊर्जा का। और इसमें कौन कौन सा आता है गैर नवीकरणीय में, तो कोयला तो हो ही गया, आप लोग देख लीजिए, गैस कह लीजिए, ठीक है ना। गैस आप लोग को ये जो प्राकृतिक गैस होता है, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबका भंडार जो है दोस्तों यह फिक्स है, सीमित है भंडार, ठीक है ना। पेट्रोलियम हो गया और आप लोग को नाभिकीय ऊर्जा भी हो जाएगा, यह जो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो यूरेनियम यूरेनियम से चलता है, यूरेनियम प्लूटोनियम से। तो इन सबको आप लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में रखिएगा। और ये जल विद्युत सौर ऊर्जा और पवन जो है ये नवीकरणीय स्रोत होते हैं ऊर्जा के। कौन से होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं, ये सौर, पवन और यहाँ पर जल विद्युत है, ये जल विद्युत, ये तीनों जो है ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। और ये गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा ये अनवीकरणीय होते हैं, ठीक है ना, ये अनवीकरणीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 63 है कि इंसुलिन तथा ग्लू ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर के किससे स्रावित होता है दोस्तों, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, ये दोनों हार्मोन जो है अग्नाशय से ये स्रावित होता है, कहां से, अग्नाशय से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 64 है दोस्त, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। कई बार इस प्रश्न को मैं बता दिया हूं और इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड जो हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 65 है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन है, सीजीएल का भी क्वेश्चन है। ये आप लोग को रेलवे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये आईजीए जो है, ये पहला ऑप्शन जो है ये सही जवाब हो जाएगा, यही माँ के दूध में प्रतिरक्षी के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है आप लोग को यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं दोस्त, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, कौन सा ये विषाणु से होने वाला रोग है, सिफिलिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स और टाइफाइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये चिकन पॉक्स हो जाएगा। यानी कि छोटी माता जो है ये दोस्तों ये वायरस से फैलने वाला या ये रोग है, वायरस से यानी विषाणु से फैलने वाला रोग है। और कौन सा वायरस होता है दोस्तों, तो वो होता है वेरिसेला जोस्टर जो होता है, कौन सा वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर, जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर के द्वारा यह रोग फैलता है, चिकन पॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 67 है, काफी आसान क्वेश्चन कि आलू क्या है। यह आप लोग को देखने से विश्वास नहीं होगा, 5-7 क्वेश्चन तो आसान पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 2020 का मेंस का प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि आलू क्या है, आलू क्या है यहाँ पर पूछ रहा है।
तो दोस्तों आलू को आप लोग किस में रखते हैं? तो आलू जो है ये दोस्तों, ये डंठल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? डंठल कह लीजिए। ये जो ऑप्शन के अनुसार जो है ये डंठल हो जाएगा आलू। ठीक है ना? अब मेरे कई सारे दोस्त जो होंगे कहेंगे कि भाई ये डंठल बोलकर चल चल दिए, ये डंठल होता क्या है? तो इसको दोस्तों आप लोग तना भी कह लेते हैं। ये भूमिगत तना के रूप में भी इसको कह लीजिए। आलू जो है ये भूमिगत तना कह लीजिए या डंठल कह लीजिए, ये दोनों बात एक ही हो गया। ठीक है ना? ये आलू जो है ये डंठल या भूमिगत तना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 68 है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? यानी कि वह कौन सा हार्मोन जो है ब्लड में शर्करा का नियंत्रण करता है दोस्त? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह जो हो जाएगा यह इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन जो है ये शर्करा को नियंत्रित करता है किसमें? मानव रक्त में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में मैं बता सकता था, लेकिन यहाँ पर काफी वीडियो लंबा होते जा रहा है और आप लोग जो दोस्त अभी तक देख रहे हैं, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग का जीके जीएस करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग की तैयारी मैं संपूर्ण इसी चैनल पर आप लोग को कराऊंगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। आप लोग को जो मैंने वादा किया है वो करके दिखाऊंगा और आप लोग जो है अपना प्यार इस चैनल पर जो दिखा रहे हैं वो काफी काबिले तारीफ है। आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 69 है कि यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किसमें जोड़ना चाहिए? विद्युत प्रतिरोध को कम करने की बात की जा रही है, तो प्रतिरोधकों की संख्या को किसमें जोड़ना चाहिए? तो किसमें जोड़ेंगे दोस्त? तो उसे समानांतर श्रेणी में जोड़ देंगे। तो ये प्रतिरोधकों की संख्या को हम लोग समानांतर श्रेणी में जोड़ेंगे तो विद्युत प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। ये प्रश्न 70 है दोस्त कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर की बात करेंगे तो वो उसका मानव मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो है ये मानव मस्तिष्क होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए एक और शानदार प्रश्न 71वां को देखेंगे। प्रश्न 71 है, 71 है कि समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है समताप मंडल में पराबैंगनी की विकिरणों को? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये ओजोन हो जाएगा। ओजोन को निरूपित किससे करते हैं? तो O3 से करते हैं। ऑक्सीजन को O2 से करते हैं और आर्गन को Ar से करते हैं। इसको भी मैंने यहाँ पर बता दिया, थोड़ा इस पर भी आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 72 है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? जो समान तत्व के सभी आइसोटोप जो होते हैं उनमें क्या होता है दोस्त? तो दोस्तों उसमें जो होता है एक जैसी परमाणुविक क्रमांक होती हैं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संगति, यानी कि परमाणु क्रमांक तो सेम होगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैं एक दिन बताया था यूरेनियम 92 236, यूरेनियम 92 234, यूरेनियम 92 238, ये सभी यूरेनियम के जो हैं ये समस्थानिक हैं। लेकिन देखिए सबका परमाणु क्रमांक तो देखिए 92 है, ये परमाणु क्रमांक 92 है, लेकिन जो ऊपर द्रव्यमान जो है 236 234 या 238 ये अलग अलग हो जाते हैं। यही आइसोटोप की पहचान कराने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 73 है कि नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ये चार ऑप्शन जो हैं दिए हुए, इनमें से कौन सा ये जो है ऑप्शन जो है जिसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो दोस्त मेरे यह जो है नाइट्रिक अम्ल जो है ये स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? स्वर्ण के साथ अभिक्रिया जो है ये नहीं करता है। ठीक है ना? तो चलिए थोड़ा-सा आप लोग अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए जो कि 74 है। 74 है प्रश्न आप लोग को कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, पीतल और इस्पात। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई? तो दोस्त आप लोग टंगस्टन न लगा लीजिएगा, क्योंकि ये टंगस्टन जो है ये बिजली के बल्ब के फिलामेंट में होता है।
जो विद्युत बल्ब बल्ब जो होते हैं उसका फिलामेंट टंगस्टन के बना आता था। अब तो काफी प्रचलन खत्म हो गया है, एलईडी का प्रचलन चल रहा है। तो टंगस्टन का बिजली बल्ब के आप लोग को फिलामेंट में प्रयोग होता था। लेकिन हीटर की बात की जाए तो हीटर में दोस्तों ये नाइक्रोम की तार को प्रयुक्त करते हैं हम लोग। तो बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ये नाइक्रोम हो गया। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग जो प्रश्न पूछे गए थे बीएसएससी इंटर के 20 20 सॉरी 20 कह रहे हैं 25/12/2020 को यह जो प्रश्न पूछे गए थे 25 दिसंबर 2020 को, उसको शानदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ये 74 प्रश्न को आप लोग को डिस्कशन कराया। ये हूबहू वही रियल वाले क्वेश्चन थे जो 25 दिसंबर 2020 को बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों आज के लिए हमेशा की भांति आप लोग के लिए एक होमवर्क प्रश्न दूंगा, और चलिए होमवर्क प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। होमवर्क प्रश्न है आप लोग को कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो इस होमवर्क का जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही देना है। और आप लोग दोस्त 75 प्रश्न जो आप लोग को आज बताया मैंने, 74 बताया 74, तो कितना प्रश्न आप लोग सही किए इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो आज का बहुत ही शानदार लगा होगा। तो शानदार लगा है तो एक लाइक बनता है, आप लोग जो दोस्तों ने लाइक नहीं किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि यह जो चैनल जो है आप ही लोग की मदद से ग्रो हो रहा है। और आप लोग की जो जिम्मेवारी मैंने ली है बीएसएससी की तैयारी के लिए, वो बिल्कुल शानदार तरीके से इस चैनल पर होते रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को आप लोग के लिए लेकर मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।